नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ है महाराष्ट्र नासिक से मधु चौगांवकर। मधु जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम चोखी बात में। मधु जी एक नमस्ते हिमांशु। जी नमस्ते। मधु जी एक पर्यावरण सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करने वाली, लिंग भेद पर काम करने वाली और आदिवासियों के बीच काम करने वाली एक व्यक्ति हैं। और हम आज उनसे इन सभी विषयों पर बात करने की कोशिश करेंगे। मधु जी, आप अपने काम के बारे में और अपने इस पूरे जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आप जो लिंग भेद पर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर काम करती हैं, उसके बारे में बताइए। लिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मैं क्या बताऊं, मेरे लिए इतना पैशन वाला सब्जेक्ट है, जी। या मेरे लिए आप ये कह सकते कि मेरी लाइफ है। जी। और मुझे बहुत लगता है कि मेरे पिताजी और मेरे भाई जी। इस एरिया में मेरे गुरु रहे हैं। जी। मतलब वो जिस तरह से उन्होंने मुझसे बर्ताव किया, जी। उससे मुझे समझ में आया कि औरतों की क्या स्थिति है। जी। शायद वो मुझसे बहुत अच्छा बिहेव करते तो ये लिंग भेद होता है मैं समझ ही नहीं पाती। जी। मेरे अपने घरों में देखा है कि और मुझे हमेशा लगा कि मेरे माँ पिताजी ने और मेरे भाइयों ने मुझे सिर्फ लड़की देखा। जी। और मेरे भाइयों में और मुझ में इतना ज्यादा भेदभाव किया जाता था, जी। तो मुझे बहुत परेशानी होती थी उससे। और जी। जब इस परेशानी में मुझे अभी भी याद है कि जब मैं बचपन में झगड़ा करती थी कि जी। भाई के साथ ऐसा तो मेरे साथ ऐसा क्यों, जी। तो मैं बहुत मार खाती थी उस पे। और ओ। हमेशा इस तरह के मेरे पे एलिगेशन थे कि बहुत मुंह चलाती है, कुछ भी पूछती है। जी। तो मैंने बहुत गहराई से अपने घरों में अपने चारों तरफ मेरे भाइयों को बड़ा होते देखा है। जी। और अपने साथ मेरे तुलना में उनको क्या फायदे मिल रहे हैं ये मैं रोज महसूस करती थी। तो जी। तभी से गुस्सा था मेरे मन में, ये जी। क्यों हो रहा है। जी। और फिर ऐसा होता चला गया कि जब मैं लिखा करती थी जनसत्ता में, मैं हंस से जुड़ी थी, दैनिक भास्कर स्वदेश से जुड़ी थी, जी। मैं रेडियो स्टेशन पे थी। तो जी। कुछ भी अगर मुझे काम करना होता था तो मेरा घूम फिर के औरतों पे ही सब कुछ आता था। जी। फिर ऐसा करते करते मैंने पोस्ट स्टडीज और रिसर्च और सब कुछ मैंने औरतों को लेके या जेंडर स्टडीज को लेके किया। जी। जी। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही है। मतलब मैंने बहुत भेदभाव सीखा है अपने घरों में। जी। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के तो आप, शायद इसलिए वो विषय मेरा हो गया। जी, तो उस पर आप काम क्या कर रही हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। क्या जर्नी रही उसको लेकर के। मुझे मतलब मेरा काम जो ज्यादा पहचाना गया महाराष्ट्र में, जी। वो मैंने इकोनॉमिक वायलेंस पे पेपर्स लिखे। और मैंने इकोनॉमिक वायलेंस पे जब मैंने रिसर्च किया, जब मैं यूनिसेफ से जुड़ी थी, तो मेरे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वायलेंस बहुत अलग थे, जी। जो बहुत समय तक यूनिवर्सिटी या यूनिसेफ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस काम को। जी। तो मेरा ये कहना था कि इकोनॉमिक मेरा काम ज्यादा है वो औरतों के साथ, शहरी औरतों के साथ है। जी। क्योंकि मैं आदिवासी और दलित औरतों के साथ हूँ, लेकिन जो काम फेमस हुआ है वो शहरी लोगों के साथ है। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं जहाँ रहती हूँ, मैं जी। वहां की चीजें ज्यादा गहराई से समझ पाती हूँ, बतौर मैं कहीं और जाके काम करूँ। जी। क्योंकि अगर मैं गांव में जाके काम करूंगी तो ऐसा ही हुआ जैसे अमेरिका हमारे यहाँ के काम करता है और फिर दादागिरी करता है। जी। तो मैंने सोचा नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं की स्थितियों को समझूंगी। जी। तो मेरा जो ज्यादा काम है वो इकोनॉमिक वायलेंस पे है, जिसमें मेरा ऐसा मानना था कि मैं उन औरतों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जिनका पैसे का कंट्रोल पति के पास है। जी। मैं उन औरतों के बारे में बात कर रही हूँ जो अच्छी पोस्ट पर हैं, जो अच्छा कमा रही हैं, जो जी। पढ़ी लिखी हैं, इंजीनियर्स हैं, सीईओ हैं। लेकिन मैं जो रोल्स घर में निभाए जाते हैं जी। उससे इकोनॉमिक वायलेंस कैसे होता है उस पे बात कर रही हूँ। कि जैसे अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम पर जा रहे हैं जी। और शाम को 5 बजे के बाद अगर माँ को लगता है कि बच्चा घर पे और मुझे जल्दी पहुंचना है, जी। और वो 5 बजे ऑफिस छोड़ती है, लेकिन ये जिम्मेदारियां लड़ने के नाते और वो ऑफिस में ज्यादा समय बैठा रहता है, तो
जर्नी साथ में शुरू करने के बाद भी आगे जो है डिफरेंसेस और बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी घबराती है और वो रिसोर्सेस की तरफ जाता है। तो इस जिम्मेदारी की वजह से जो इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है उसको मैं इकोनॉमिक वायलेंस कह रही हूँ। दूसरा जो काम है, जब मैं यूनिसेफ के साथ काम कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो लिंग है ये बहुत बचपन कहीं तो भी बच्चे सीख रहे हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। तो हमने काफी सारी किताबों का जब हमने रिसर्च किया तो हमको पता चला कि जो किताबें हैं बहुत जेंडर बायस है। इवन सीबीटी एनबीटी ने जो बच्चों के लिए साहित्य बनाया है, जो बच्चों के लिए लिटरेचर बनाया है, वो भी बहुत जेंडर बायस है। जैसे सीबीटी में एक बुक है कि मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहूंगा, जो बच्चों के लिए चिल्ड्रन का लिटरेचर डिजाइन किया गया है सेंसिटिवली। उसमें ऐसा है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, तो मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ना बनूंगा, अगर मैं कुछ नहीं बन सका तो मैं एक राजकुमार बनूंगा, राजकुमार भगा कर ले जाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये सब बहुत भयानक चीजें हैं जो बच्चों को बचपन से पढ़ने को मिल रही हैं कि लड़का होने के नाते मुझे अधिकार है कि मैं किसी को भगा के ले जाऊं। या हमने स्कूल सिलेबस की जब हमने पढ़ाई की तो हमको हाथ लगा कि सारी जो पिक्चर्स हैं या जो सारा सिलेबस है वो बायस है। कि अगर बॉय का चित्र है तो बॉयज प्लेइंग दिखाया है, अगर क्राइंग की स्पेलिंग सिखाई जा रही है तो वहां लड़की दिखाई जा रही है। या इंग्लिश सिखाते समय टेक्स्ट बुक्स में लिखा है सीता इज हेल्पिंग हर मदर एंड ही इज वेरी ब्रेव। तो इतने छोटे छोटे लेवल पे बचपन से सीखा जा रहा है कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। तो मुझे लगता है कि वहां पे अटैक करना बहुत जरूरी था और वो गवर्नमेंट ने सुना। यूनिसेफ, दो आई वाज एसोसिएटेड विद यूनिसेफ, और वो सिलेबस चेंज हुआ, वो सिलेबस बदला गया। तो मुझे लगता है कि इस ऐसे लेवल पे छोटे छोटे काफी काम हुए हैं जिससे मैं खुश हूँ। जी, बहुत अच्छा। आप आदिवासियों के बीच काम करती हैं, उनके बच्चों के साथ काम करती हैं, उस काम के बारे में भी थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मुझे हाँ, मैं आदिवासियों के साथ काम करती हूँ और मुझे बहुत लगता है कि मेरी जो सारी हिमांशु जी, मेरी जो सारी मुझे तकलीफ होती है ना, वो औरतों के कामों के दोहरे बोझ को लेकर है। मुझे हमेशा लगता है कि जो काम का जो दोहरा बोझ औरतों पर है, उस परेशानियां हो रही है और ये हर औरत के लिए अलग अलग है। मतलब मैं ब्राह्मण औरत की बात करूंगी तो वो भी शोषित है, लेकिन वो दलित औरत की तुलना में कम शोषित है। या तो ये जो सारे लेवल्स हैं औरतों की, वो बहुत सफर होती है। मतलब दलित औरत जो है वो दलित होने के नाते भी सफर हो रही है, और वो दलित औरत है तो वो उस पुरुष से ज्यादा शोषित हो रही है क्योंकि वो वहाँ औरत है। तो मुझे लगा कि नहीं, दलित औरतों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वो पुरुष की तुलना में कहीं तो भी ज्यादा शोषित है। तो मुझे हमेशा लगा कि उसको पेरेंटिंग के रोल से हम रिलीव कर दे, और उस माँ को सबसे ज्यादा चिंता होती है अपने बच्चों की। अगर हम लोग उसके बच्चे संभाल सके उस समय, तो शायद वो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा उनके काम में। तो हम लोग उन आदिवासी औरतों के लिए एक ऐसी जगह दे पा रहे हैं जहां पर हम उनके देखभाल करते हैं ताकि वो निश्चिंत होकर आगे जा सके। तो अभी हमारी जर्नी यही है कि वो हम जिस इकोनॉमिक अब्यूज की बात कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि काम पर परेशानी है तो अभी हमारा वहीं तक काम सीमित है। जी जी। आपने मुझे बताया कि आप हाउसिंग को लेकर के भी आपका काम है, और खास तौर से आपने कहा कि जो आपका घर है वो हाँ आपने जी, एक खास सोच के साथ हाँ जी। बनाया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे लगता है कि मैं हमेशा औरतों को ना सस्टेनेबिलिटी का एक वो मानती हूँ। मतलब औरतों ने सस्टेनेबिलिटी को आगे रखा है, केयरिंग शेयरिंग को आगे रखा है। और मुझे बहुत लगता है कि जितने भी बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, चिपको आंदोलन हुए हैं, उन सब में औरतों की बहुत सहभागिता रही है पिछले क्योंकि साल शाहीन बाग आसपास की चीजों आंदोलन को वो हुआ है। समझती हैं, तो वो दौड़ कर आ जाती। हाँ जी। पिछले साल शाहीन बाग आंदोलन हुआ, वो उसकी भी नेतृत्व महिलाओं ने ही किया था। आंदोलन, या और अगर आसपास कुछ सड़क बन रही है, कुछ डेवलपमेंट आ रहा है, बच्चे खेलने के लिए जगह नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है जिसको हम ग्लोबल पैट्रियार्की बोलते हैं, वो औरतों से ज्यादा जुड़ी है बजाय पुरुषों के।
जी। तो मुझे हमेशा लगता है कि औरत इसलिए अर्थ को भी मैं वुम की वो वुम ऑफ द अर्थ मतलब औरत है, और उसको एक ग्लोबल पैट्रियार्की ने कंट्रोल किया हुआ है डेवलपमेंट और पेस्टिसाइड के माध्यम से। जी। तो अगर हमको उसे बचाना है तो वो सस्टेनेबिलिटी क्यों ही बचेगी, जहाँ ना तो पेस्टिसाइड्स है ना डेवलपमेंट है, एनवायरमेंट का जहाँ नाश नहीं हो रहा है। तो ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए हैं जिसमें हमने सब कुछ रिसाइकल और रीयूज किया है, और अच्छा। जिसमें मेरा अपना घर भी है, हमने हाथों से खुद बनाया है, अच्छा। और हमने उसमें काफी इसमें लाइम यूज किया है, जी। जिसमें हमने पुराने सब फेंकी हुई चीजें इस्तेमाल किए हैं, हमने वहाँ के लोकल मटेरियल यूज किए हैं, और सबसे बड़ी बात मतलब इन सब में औरतें ही इन्वॉल्व रही हैं। अच्छा। जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है पुरुष होता है, या जी। आर्किटेक्ट होता है वो पुरुष होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों में औरतें इन्वॉल्व हैं इन सब प्रोसेस में। और इसका एक ये भी ये रहा है कि जो मेन फेसिंग प्रोफेशन है, जहाँ पे पुरुष ही राज करते हैं, जी। तो इन सबको बचाते हुए उस मेन फेसिंग प्रोफेशन में इक्वालिटी भी आ सकती है थोड़ी सी। जी। जी। बहुत ये महत्वपूर्ण चीजें आपने जनरली है। हमसे शेयर करी हैं। कोई और बात जो हमारी बातचीत में रह गई हो और आप बताना चाहें तो वो बताएं आप। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ-कुछ चीज़ें जहाँ मुझे लगता है कि मेरे काम का तरीका थोड़ा-सा अलग है। जी। मैं अपने काम को ये कहती हूँ कि प्रोफेशनल इज़ पर्सनल एंड पर्सनल इज़ प्रोफेशन। जी। तो लिंग भेद जो है वो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाके काम करूँगी तो खत्म होगा। मुझे लिंग भेद या जेंडर डिफरेंशिएशन के लिए हर हर क्षण लड़ना है। जी। वो अपने पार्टनर के साथ लड़ना है, अपने बच्चों के साथ लड़ना है, अपने नेबर्स से लड़ना है, सिस्टम से लड़ना है, गवर्नमेंट से लड़ना है। तो मैं इस विषय को ऐसा मानती हूँ कि जो बहुत राउंड द क्लॉक जिसके लिए मैं काम कर रही होती हूँ, तो जी। उस प्रोफेशनल है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पर्सनल लेवल पे भी वही काम करना होता है, जिसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी जी। कि मैं बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड मदर हूँ। जी। तो मेरा जो बेटा है इस समय जो कनाडा में है वो अडॉप्टेड है, जी। और मैं ऑर्फनेज में काम करती थी मोटर स्किल्स पे लड़कियों के। तो जी। मैंने तय किया था कि हम एक सेकंड चाइल्ड अडॉप्ट करेंगे। जी। तो उसके अडॉप्शन के समय जितने भी लॉस थे वो इतने ज्यादा जेंडर बायस थे कि उस सब में ऐसा ही था कि पुरुष अडॉप्ट करेगा और वाइफ उसको कंसेंट देगी, जी। वाइफ अडॉप्ट नहीं कर सकती। जी। या पुरुष उसकी फाइनेंशियल देखभाल करेगा और वाइफ उसकी इमोशनल केयर करेगी। जी। तो उन काफी सारी चीजों को जो आज सिस्टम में आई हैं, उसको जब मैंने पर्सनल लेवल पे उसकी काफी लड़ाई की कि नहीं मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ और मैं को कंसेंट चाहती हूँ जी। कि हम दोनों अडॉप्ट करें, मुझे ऐसा अडॉप्शन चाहिए जो उस समय नहीं था लॉ। और इन सारी लड़ाइयों की वजह से, कोर्ट कचहरी की वजह से मैं जीती और वो लॉ बदले गए, और अच्छा। वो अब को कंसेंट पॉसिबल है। जी। या पहला शायद मेरा बेटा पहला ऐसा अडॉप्टेड ऑफिशियल बच्चा होगा जो माँ पिताजी का नाम लिखता है। तो ये सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो आज चेंज हुई और सोसाइटी में उसके लॉ आए, तो ये पर्सनल लेवल की लड़ाइयाँ मुझे शेयर करनी थी आपके साथ की बहुत इस बढ़िया। लेवल की पर्सनल लड़ाइयाँ हैं जो आज बड़े पैमाने पर बाहर आई है। वाह! बहुत अच्छा। आपने और बहुत कुछ पूछना चाहिए आप? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें सुन कर के बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी, लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी और वो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए काम करें। ऐसी प्रेरणा उन्हें मिलेगी। आपने वक़्त निकाला हमसे बातचीत बातचीत करने के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे फिर आपसे कभी दोबारा मुलाकात करके बातचीत करें। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू हिमांशु जी।